मेरे साथ हसीन जाएँ और कल से क्या आप सुबह से देख लीजिए, कल से देख लीजिए, आप इनका नाम शायद हर न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, हर टीवी चैनल पे देख रहे होंगे, हर वेबसाइट पे देख रहे होंगे और नाम हो भी क्यों ना और खबरें छपे भी क्यों ना, सुर्खियों में आए भी क्यों ना, क्योंकि काम ही इतना बड़ा किया है क्योंकि हसीन मैम सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका और अब तक जी, मैंने सिर्फ़ एक चीज़ सुनी थी कि एक माँ, एक बेटी, एक बीवी, एक औरत ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। आपने तो दिखा भी दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ मेरे अल्लाह ताला की है और मुझे खुद नहीं पता कि मुझ में कहाँ से इतनी हिम्मत, इतना सब्र और इतना बर्दाश्त अल्लाह ताला ने मुझे दिया। अल्लाह ताला तो खालिक हैं, मालिक हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सब्र दिया, बहुत सब्र दिया, बहुत बर्दाश्त दिया। नहीं तो ये जीत की जर्नी जो है 7 साल 4 महीने की रही। और इस बीच मुझे क्या-क्या झेलना पड़ा और क्या-क्या मुझे सहना पड़ा और किस तरीके से ये साल, दिन, समय मैंने गुज़ारे, काटे और उस नन्ही-सी बच्ची की चेहरे देख के इतना दिल मतलब तड़प उठता था, उसको भी बर्दाश्त करना। उसके बाद फिर एक लाइफ़ जीने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारी, टाइम, हुँ। फिज़िकल वर्क, घर संसार के जितने काम होते हैं, सारे अकेले मैं कर भी रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत एनर्जी दिया था। चलिए जिन लोगों को अभी तक नहीं पता चला है उनको भी बता देते हैं कि अब कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है कि मोहम्मद शमी को हसीन जहाँ को महीने के 4 लाख रुपए खर्चे के लिए देने पड़ेंगे। इसमें इनकी बेटी का भी इंक्लूड है। क्या है मतलब पूरा ऑर्डर आप बता सकते हैं मैम? पूरा ऑर्डर ये है कि सबसे पहले जब 2018 में हमने केस फाइल किया था मेंटेनेंस के लिए, तो इंटरिम रिलीफ देते हैं केस प्रोसीडिंग के दौरान। तो वो उस रिलीफ में मेरा मेंटेनेंस को अननेसेसरीली रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर और बेबो के लिए मतलब मेरी बेटी के लिए सिर्फ़ 80,000 रुपए का ऑर्डर दिया गया था। उस पैसे में भी जो 80,000 दिया गया था, उसका भी अभी 4 महीने का पैसा अभी तक बाकी है। वो शमी अहमद ने नहीं दिया है अभी तक। फिर उस 80,000 के जो ऑर्डर के अगेंस्ट में और जो मेरे मेंटेनेंस इंटरिम को जो हुँ, रिजेक्ट किया गया था, उसके अगेंस्ट में मैंने जज कोर्ट में अ, अपील की। हुँ। तो अपील करने के बाद 5 साल मुझे लीगल बैटल में इन्वॉल्व्ड रहना पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरिम के लिए डेट के बाद डेट, अननेसेसरीली डेट दिए जा रहे हैं। मैं अपने बच्चे के साथ मैं कैसे मतलब जीऊँगी? क्योंकि पैसे के बिना ज़िंदगी तो नहीं जी जा सकती। बिल्कुल। ऊपर से ये मतलब लीगल कॉस्ट मैं कहाँ से लाऊँगी? कैसे जीऊँगी? बच्ची की परवरिश है, वो भी बड़ी हो रही थी, उसको उसकी भी स्कूलिंग शुरू हो गई थी। तो मतलब दिमाग लग रहा था फट जाएगा मेरा, क्या करूँगी? लेकिन मैंने कहा ना कि अल्लाह ने मुझे सब्र दिया था। तो 5 साल बाद जब ऑर्डर हुआ, तो कितना ऑर्डर दिया गया पता है? जबकि एसेट लायबिलिटी हम दोनों ने ही मतलब सबमिट किया था कि मेरी अर्निंग या फाइनेंशियल कंडीशन मेरी क्या है, शमी अहमद की क्या है, उसने भी सबमिट किया था। हालाँकि शमी अहमद ने बहुत कुछ छुपाया और फ्रॉड मतलब इनकम दिखाया। वहाँ पे दिखाया 2018 में उसका एनुअल इनकम 1 करोड़ है और फिर उसका एनुअल इनकम जो है 4 करोड़ है, जबकि हम जानते हैं कि वो ग्रेड ए का प्लेयर है, बीसीसीआई के प्लस साथ आईपीएल से भी कॉन्ट्रैक्ट। मिलता है उनको। अच्छा खासा अमाउंट हाँ, मिलता है। तो वो 5 करोड़ का है अमाउंट जो आपका ए ग्रेड के प्लेयर्स का। फिर आईपीएल में भी अच्छा खासा करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। फिर मैच के हिसाब से उसको अलग सीएबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, डोमेस्टिक भी खेलता है, फिर मोहन बागान क्लब के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, फिर एड करता है, फिर बिज़नेस भी करता है।
फार्म से भी बहुत पैसे उसके मतलब अर्निंग होते हैं। तो उस हिसाब से हमने बहुत सारे प्रूफ हमने कोर्ट को दिया। उसके बावजूद उसने खुद भी अगर बता रहा है कि लास्ट ईयर था उस टाइम का, तो उस आईटी फाइल का 7 करोड़ 8 करोड़ था। उसके बावजूद 50,000 रुपए मेरे मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। खैर, एक पॉजिटिव ऑर्डर था। मतलब ये ऑर्डर इनजस्टिस जैसा ही था, लेकिन फिर अब भी कितना मैंने है? उसे अब कोर्ट ने पॉजिटिवली। कितना किया है मैम? तो 5 साल के बाद ये 50,000 का जब ऑर्डर हुआ, तो इसको हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। और ये लीगल फाइट जो है मेरा इतनी लेंथी प्रोसीडिंग होने का सबसे बड़ा कारण था, वजह थे कि मेरे ही लॉयर बिक रहे थे, मेरे ही लॉयर मैनेज हो रहे थे। तो हुँ, फाइनली हाई कोर्ट में 3 लॉयर चेंज करने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज अहमद नाम के एक एडवोकेट को मैंने हायर किया। वो बहुत अच्छे ईमानदार एडवोकेट हैं और उन्होंने कई महीने के अंदर इस केस को मेंशनिंग करके लिस्ट में लाकर इसकी मतलब हियरिंग कंप्लीट करके आज देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर का जो डिटेल्स है कि 1.5 लाख रुपए मेरे लिए और 2.5 लाख मेरी बेटी के लिए। और ये मतलब डेट ऑफ फाइलिंग से ही उसको देना पड़ेगा। और ये इंटरिम है। ये इंटरिम ओके। मतलब जब हम जो मैंने आपको डिटेल्स बताया इंटरिम का, लेकिन हुँ, फाइनल जो अमाउंट है वो अभी होना बाकी है। फाइनल डिसीजन अभी कोर्ट का होना बाकी है। तो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को एक 6 महीने का टाइम दे दिया है कि 6 महीने के अंदर में जो है ये फाइनल ऑर्डर तुम दो। तो हो सकता है इंशाअल्लाह ताला फिर ये 4 लाख से भी ज्यादा बढ़ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं इम्तियाज भाई से और दीपक जी हैं, दीपक प्रकाश सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और मेरे और एक जो लोअर कोर्ट में लॉयर हुँ। हैं मृगांको मिस्त्री। तो इन तीनों लॉयर्स के साथ मैं पहले, अभी तक मीटिंग मेरी हुई नहीं है उस तरीके से, तो वो मीटिंग करूंगी। उन लोगों से मैं सलाह लूंगी कि इस चीज को क्या हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या फिर ये इंटरिम का है इसीलिए हम इसमें अभी इंटरिम के लिए हम अभी रह जाते हैं, फिर जब फाइनल ऑर्डर होगा तो हम देखते हैं फिर चैलेंज करेंगे। ऐसा अभी हमने जस्ट सोचा है, अभी फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं लिया है। क्योंकि कोर्ट भी बताती है, समाज का भी यही सोच है, और शरीयत भी, सबके धर्म भी बताते हैं, हमारा शरीयत भी बताता है कि हस्बैंड का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहेगा वो हमारा भी रहना चाहिए। जो लाइफ वो लीड करेगा, जो स्टेटस वो मेंटेन करेगा, वो स्टेटस तो हम भी मेंटेन करेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 4 लाख रुपए अमाउंट जो है बहुत कम है, क्योंकि शमी अहमद अपनी भाभी के स्पेशल सर्विस के वजह से उसके बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकता है। तो वो खुद की बेटी को क्यों नहीं पढ़ाएगा? उसको भी तो टॉप इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ाना चाहिए। मेरी बेटी क्यों एक लोअर मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ेगी? और इस वजह से मेरी बेटी को कितना कुछ झेलना पड़ गया। अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की बेटी अगर कोई लोअर क्लास स्कूल में पढ़ेगी, तो उस स्कूल के टीचर्स और कुछ बच्चे मेरी बच्ची को टारगेट करके कितना मेरे बच्चे को परेशान किया। लेकिन मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि चलो कोई बात नहीं है, जब इंशाल्लाह हमारा मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा तब मैं अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। तो एक जानवर को भी मतलब कोई सेंस नहीं होता। जानवर में कोई सेंस होता है कि कहाँ पे आग है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, क्या सिक्योर है, क्या इनसिक्योर है। कोई समझ उन लोगों को नहीं होता है। जिसने लात मारा फिर उसी के पास चले जाएंगे, तो उन लोगों का कोई बुद्धि नहीं होता। लेकिन जानवरों को भी देखिएगा कि जब उनके बच्चे होते हैं तो वो एज ए फादर एज ए मदर इतना बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, फिर उनको सारी बुद्धि आ जाती है कि बच्चे को किस तरीके से प्रोटेक्ट रखना है, बच्चे को किस तरीके से खिलाना है, किस तरीके से बड़ा करना है। तो ये जानवर तक में सेंस है। लेकिन शमी अहमद जानवर से भी गया गुजरा है, जो उसकी खुद की औलाद, जो खुद की हुँ। बेटी, उसकी एकमात्र बेटी, उसको एक अच्छा एजुकेशन देने में डिनाई कर दिया उसने। उसकी उसकी भी एक लग्जरियस लाइफ हो सकती थी अगर वो चाहता था। मुझसे उसे प्रॉब्लम थी कि उसके कुकर्म को मैंने दुनिया के सामने लाया। उसने जो मेरे साथ गलत किया, उस चीज को मैंने दुनिया के सामने लाई और मैं लीगल बैटल शुरू कर दी। तो ठीक है, तुम्हें गुस्सा आया, क्योंकि कुकर्मियों को तो गुस्सा आता है ना उसकी असलियत
नहीं। दिखाएँगे तो। अरे तो कम से कम बेटी को तो तुम सहूलियत देते। बट पिछले पिछले साल जो वीडियो आया था, जो शमी और उनके मतलब बेबो का बेटी का साथ में आया था घूमते हुए, गले लगते हुए, इमोशनल होते हुए, आँसू पोंछते हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा ये जो हाई कोर्ट का केस है ना, अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल और जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर ने दिया है। तो इससे पहले जब हमने इस केस को हमने चैलेंज किया था, हुँ। तो उस टाइम ये केस जो है ऑनरेबल जस्टिस तीर्थंकर घोष के घर बेंच में था। और उस टाइम मेरा एक बिकाऊ लॉयर था, तब इम्तियाज़ अहमद नहीं थे। हुँ। तो वो इतने स्ट्रिक्ट जज हैं वो कि 7 दिन 6 दिन के बाद का टाइम दे रहे थे और मतलब शमी अहमद क्या कर रहा है और मेरी क्या परिस्थिति है, उन्होंने सारा पिटीशन में देखा और जाना। और ऐसे भी तो क्रिकेटर को सब जानते ही हैं और हम क्या लाइफ लीड कर रहे हैं, हमारी बच्ची कौन सी स्कूल में पढ़ रही है, किस तरीके से हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारा भारतीय समाज व्यवस्था इतना गंदा है कि एक प्रॉब्लम में फँसी हुई हुँ। औरत, एक सिचुएशन अगर किसी औरत का माने स्ट्रगलिंग में चल रहा है, तो उस औरत को किस तरीके से टारगेट किया जाता है, किस तरीके से मुसीबत में फेंका जाता है, ये तो हमारा भारतीय कल्चर में है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बरता और बरतने के बाद उन्होंने कई सवाल-जवाब शमी अहमद के लॉयर से किया। तब इसने सोचा कि अच्छा खासा हमें जो है डाँट पड़ने वाली है, को फटकार पड़ने वाली है कोर्ट से, तो उन्हीं जज के डर से जस वो शमी अहमद 6 साल बाद बेटी के साथ मिला। मैं भी वो बोला मुझे मैसेज किया कि सुबह के 9 बजे तुम भेज देना। मैंने बोला कि सुबह के 9 बजे भेज कर क्या करूँगी? अभी लेके जाओ। 7 बजे मैंने उसे मैसेज किया शाम को कि तुम अभी लेके जाओ। तुम्हारे साथ रहेगी, रात को तुम्हारे साथ सुला लेना, बातें कर लेना, तुम्हारे लिए तड़पती है, रोती है, तुम्हें मिस करती है, तो उसे भी लंबा टाइम तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल जाएगा। सुबह जाएगी 1 घंटे 2 घंटे रहकर क्या होगा? तुम रखो उसे पूरी रात। तो 7 बजे मैंने मैसेज किया, रात के 10 बजे उसने बेबो को बुलवाया। 10 बजे बुलवाया तो बेबो यहाँ से बहुत मतलब एक्साइटेड थी कि इतने सालों के बाद मैं डैडी से मिलने के लिए जाऊँगी। डैडी ने बहुत सरप्राइज़िंग प्लान करके रखा होगा मेरे लिए, बहुत सारे गिफ्ट रखे होंगे मेरे लिए। सारा टाइम वो मुझे ही देंगे। ये उसकी सोच थी और मुझे भी नहीं पता था कि इसने इतना कुछ सोच के रखा है तो क्योंकि फिर बेबो हुआ जब क्या? तो फाइनली और उसने डिनर करके भी नहीं गई थी। तो फिर अचानक से मुझे लगा कि मैं फ़ोन करके पूछूँ कि आयरा तुमने डिनर किया है कि नहीं? तो मैंने फिर उसे पूछा कि तुमने डिनर किया है? तो अब उसने शर्म के मारे बोला नहीं डैडी को कि हाँ, मैंने डिनर नहीं किया और उसने पूछा भी नहीं। तो मैंने कहा कि कहो उससे कि तुम डिनर करोगी और तुम्हारे डैडी हैं, तुम क्यों शर्मा रही हो? हुँ। उसके बाद कहने के बाद उसको डिनर दिया गया। फिर रात को जब उसके बेड में वो सोई तो पूरा टाइम वो अपनी भाभी के साथ ही वीडियो कॉल में बातें कर रहा था। तो बेबो मुझे कह रही थी कि ऐसे-ऐसे कर रहा था। तो मैंने कहा कि ये तुम्हारे थ्रू ये खबर मुझे पहुँचाने के लिए और मुझे जलाने के लिए कर रहा था। इन सब चीज़ों को तुम छोड़ो, उस आदमी से मेरा हमारा क्या लेना-देना? वो किसी से भी कुछ भी करता रहे। तो सेकेंडली अब बोला कि मम्मा उन्होंने मुझसे तो सही से बात भी नहीं करी और सही से खेला भी नहीं, लेकिन हाँ, कैफ चाचू थे, जो शमी अहमद का छोटा भाई है, कैफ चाचू ने मुझसे सही से बात किया और मेरे साथ वो खेला भी, मज़ाक भी किया। और उसके बाद जब हम सोने के लिए गए तो भी ये फ़ोन पे किस्से-किस्से बातें कर रहा था और जब फ़ोन रखे तो मैंने बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, डैडी घर चलो, मुझे आपकी बहुत याद आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग हैप्पी लाइफ़ जिए, सबके डैडी है, मेरे डैडी नहीं है डैडी। तो इस तरीके की बातें कहते-कहते वो बहुत रोई। तो वो मुझे कह रही है कि वो आप मैं जैसे रोती हूँ या फिर हर्ट होती हूँ या फिर मैं दुखी होती हूँ तो आप मुझे सीने से लगा लेती हो, किस करती हो, प्यार करती हो। उस आदमी ने मुझे छुपाया भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे सवाल का जवाब तक नहीं दिया और मैं रोते-रोते सो गई। अब वो आदमी एक तरफ लेटा-लेटा फ़ोन देखता रहा। अब सेकंड डे जब सुबह हुई, सुबह होने के बाद वो कोई क्लब में चला गया और क्लब में जो लड़के क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को ज्ञान देने लगा और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी का सीज़न था उस टाइम। अब बेबो को एक गर्मी में जहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा था,
फैन भी नहीं था, वहाँ पे उस गर्मी में बिठा के और नहलाया भी नहीं। सुबह उठा के बच्ची को तो तुम बोल सकते हो ना कि तुम जाओ नहा लो, उसके कपड़े भी मैंने दे के भेजे थे। ऐसे ही उसे बिना नहलाए-धुलाए लेके चला गया वहाँ क्लब में और गर्मी में घंटों बिठा के रखा और वो वहाँ पे बड़ा एज़ अ सेलिब्रिटी सीनियर प्लेयर बन के वो जो है ज्ञान दे रहा था बच्चों को और भी। तो फिर मैंने उसे फ़ोन किया कि तुम क्या कर रही हो? मैं भी बार-बार फ़ोन इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि वो अपने डैडी के साथ एन्जॉय कर रही है, करे। एक यादगार उसका एक मेमोरी रहेगा और पता नहीं मुझे तो पता था कि कोर्ट के मतलब लथेड़ से ही वो मिलने गया। अब इन फ्यूचर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये यादें मेरी बेटी की ज़िंदगी में रहेगी, इसलिए मैं भी नहीं चाह रही थी कि बार-बार डिस्टर्ब करूँ। फाइनली जब मैंने दोपहर को फ़ोन किया तो बोल रहे कि हम आके यहाँ पे बैठे हैं, गर्मी से पसीने से पूरा तर हो ही पड़ी थी वो। मैंने कहा तुम जाके बोलो कि मुझे लेके चलो, मुझे गर्मी में नहीं रहनी और नहीं तो मम्मा को बोलती हूँ, वो मम्मा कार भेजेगी, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन इसे आना नहीं था। इतने दिन बाद डैडी को मिले, डैडी को छोड़ के थोड़ी ना आएगी ये। नहीं मम्मा थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, देखते ना आते आएगी आएँगे डैडी। फिर उसी टाइम मुझे कह रही मैंने तो सोचा था कि डैडी बहुत प्लान करेंगे, बहुत सरप्राइज़ देंगे मुझे, जो एक बच्चे की एक फीलिंग्स होती है। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद फाइनली वो आया, फिर से होटल में आया, फिर नहलाया-धुलाया क्योंकि मैंने बोला था नहा लेना तुम, तो वो खुद ही नहाई और नहाने के बाद कपड़े-वपड़े चेंज किए, फिर शाम को मॉल में लेके गया, तो कितना ज़लील आदमी है, उसको बेटी को क्या चाहिए? पार्टी वेयर ड्रेसेस चाहिए, कैज़ुअल ड्रेसेस चाहिए, पार्टी वेयर शूज़ चाहिए, ये कैज़ुअल शूज़ चाहिए। ये जिम थोड़ी ना जाएगी, 8-9 साल की बच्ची जिम जाएगी क्या? प्यूमा के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो प्यूमा के इसमें शोरूम में गया, वहाँ से फ्री में कुछ शूज़, अनफिटेड कुछ ड्रेस जो बेबो के फिट नहीं आ रहे थे, उसे उठा-पुठा के उसे दे दिया। और बाय प्लानिंग कि हाँ, हमें पब्लिकली एक सिम्पैथी इसी तरीके से क्रिएट करना है कि आई एम अ गुड फादर। हाँ, मेरा इमोशनल अटैचमेंट बेटी के लिए बहुत ज़्यादा है, ये सब मुझे शो ऑफ करना है। इसलिए कैमरामैन को वो लेके गया और मॉल में दिखाया, ये वो ऐसे-वैसे। लेकिन वही प्यूमा के कुछ शूज़ और अनफिटेड कुछ जिम के ड्रेसेस ये थे। और मैंने बोला वो बोली थी कि मैं जाऊँगी ना तो डैडी से गिटार लूँगी। गिटार में मुझे बहुत अच्छा लगता है, गाना सीखेंगे ये वो। तो मैंने कहा हाँ, ले लेना। तो मैंने कहा कि बो उसको बोला भी, जब वो आने लगी बेबो तो मैंने बोला कि तुमने डैडी को बोला कि गिटार देने के लिए? तो बोला कि हाँ, मैंने बोला, डैडी ने मना कर दिया। मैंने कहा जब मना कर दिया तो जो कपड़े तुमको खरीद के दिए हैं वो भी लेके मत आना। कपड़े तो मैं खरीद के देती हूँ तुमको और ब्रांडेड कपड़े ही पहनाती हूँ मैं माशाल्लाह तुम्हें, तो ज़रूरत नहीं है। तो उसका दिल नहीं माना। डैडी के साथ खरीदी है, शॉपिंग करी है, एक पहली बार। तो फिर वो कपड़े लेके आई। आने के बाद जो है, मैंने बोला कि नहीं, कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं, जिस कार से आई थी उसी कार से मैंने कपड़े वापस कर दिए, कि जब गिटार तुमको खरीद के नहीं दिया तो मेरे और अच्छे कपड़े तुम्हारे पास तो है ही और मैं खरीद के दे दूँगी। ऐसे नीच मानसिकता के लोगों की चीज़ लोगी ना तो खुद को ही एक गिल्ट फ़ील होगा, लेकिन बच्ची को कौन समझाए, जो भी अच्छा, है। अब बेटी क्या कहती है? अब वो दोबारा से अपने पिता से मिलना चाहेगी या मिलना चाहती है? नहीं, उसका जो एक्सपीरियंस रहा ना, वो अब खुद ही कहती है कि मैं रोई, गिटार नहीं खरीद के दिया तो रोई। फिर उससे एक कैमरा उसने माँगा, पता नहीं कौन-सा कैमरा बच्चों में उन लोगों के स्कूल में सब हुँ, क्लासमेट्स होते हैं, उन लोगों में डिस्कस होता है, कोई कैमरा है जो हार्ड कॉपी प्रिंट निकालता है। हुँ। उस तरीके तो उस कैमरा के लिए भी उसने बोला कि डैडी मुझे कैमरा खरीद के दो, उसके लिए भी मना करा, तब भी रोई। मैंने कहा या अल्लाह! जिसे पैसे की कमी नहीं, जिस इंसान को, जो इंसान प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर लाख-लाख रुपए खर्च कर रहा है, बिज़नेस क्लास की टिकट्स मतलब ये करके देकर प्रोस्टिट्यूट्स को 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रख रहा है और 6 साल के बाद एक बेटी के साथ मिला है। बेटी जो डिमांड करेगी उसे तो फुलफिल करना चाहिए था। एक कैमरा का कितना दाम होता? आप ही बताइए। एक गिटार का कितना कीमत होती? हाँ, बच्ची की खुशी से ज़्यादा कुछ थोड़ी ना है, वो भी इकलौती बेटी तुम्हारी खून है वो। नहीं,
तो फिर खैर जो भी है चीज़ें इस तरीके की रही, तो आयरा ने बोला कि मुझे लगा था कि मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मैं उस इंसान के पास कभी नहीं जाऊँगी। ही इज़ अ नॉट माने ही इज़ नॉट अ गुड फादर, और उनको उन मेरे लिए कोई भी इमोशनली या कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और ना ही वो मुझे बेटी मानते हैं, और ना एक डैडी के टच में एक वार्म फीलिंग्स होती है, एक मोहब्बत होती है, एक सीने से लगाना, एक किस करना, एक मतलब बाप बेटी का प्यार एक दिखा ही नहीं होता है ना। मतलब। हाँ, तो उनको वो कोई भी कुछ नहीं लगा, और जितना भी इसने मतलब वीडियो में दिखाया, शमी अमन ने जो वीडियो पोस्ट किया, जो भी दिखाया, वो कैमरा के तहत एज़ ए मतलब प्लानिंग उस चीज़ को किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाप 6 साल बाद बेटी से मिलेगा, दुनिया को चीख-चीख के कहेगा कि मेरी बीवी मेरी बेटी से मिलने नहीं देता है, मुझसे फ़ोन पे बात करने नहीं देती है, और उसके बाद 6 साल बाद तुम बेटी से मिले हो, तो फिर पोस्ट तो तुम आज ही करोगे। मेरे साथ अगर कोई अ, हैप्पी मोमेंट होता है, तो मैं तो 1 घंटे में पोस्ट करूँगी कि देखो भैया मैं तो अपनी बेटी से मिली, या मेरे साथ ये हुआ या कुछ हुआ। हुँ। लेकिन 1 महीना बाद इसने ये पोस्ट किया। सोच रहे जब इसके पास कंटेंट नहीं था, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, या एक जो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसे, कुछ दिन बाद-बाद पोस्ट करना होता है, जो सोशल मीडिया हुँ, हुँ। मतलब हैंडल जो करते हैं, उस चीज़ के लिए उसने एज़ ए कंटेंट उस वीडियो को रखा था, और 1 महीना बाद फिर उस वीडियो को उसने पोस्ट किया। सेकेंडली, तुम इतने मोहब्बत वाले पिता हो, तो अब एक बार बेटी से मिल लिए, फिर तो दोबारा तुम आए, फिर थर्ड टाइम भी तुम आए, तो फिर बेटी से क्यों नहीं मिले? बेटी से अच्छा, उसके बाद मिलोगे। मुलाकात हुई नहीं है। किया नहीं, हुई नहीं क्या? किया नहीं, और फ़ोन भी नहीं किया, बात भी नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा, ये हरकतें। मेरे आखिरी 2 सवाल आपसे हैं, क्योंकि आप लगातार इंटरव्यू भी दे रहे हैं। पिछले चैनल में, मतलब एक चैनल में था, मैं वहाँ पे एक इंटरव्यू आपके साथ मेरा वायरल हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि अच्छा है जितना कमाएगा, हमारे मतलब पैसे हमारे भी काम आएँगे। उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से लिया गया था लोगों में, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बात है कि आप अभी अर्निंग नहीं है, बेटी की परवरिश भी करनी है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे आपको हद से ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, चाहे वो आपके कपड़ों को लेके हो, चाहे वो आपके बयान को लेके हो? सबसे पहली बात है कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी की हूँ, और हमारा इंडियन समाज, सोसाइटी जो है, वो हमेशा औरत को मतलब औरत को ना बहुत मतलब तुच्छ नज़र से देखती है, और ये सोचती है कि औरत हमेशा ढकी-ढुकी रहे, ढकी-ढुकी रह के सब कुकर्म मर्दों के साथ करे वो चलेगा। लेकिन मॉडर्न रहने के बाद डांस कर रही हो, इज़्ज़त के साथ रह रही हो, ये चीज़ें हमारे समाज के लोगों को हज़म नहीं होती। सेकेंड बात ये है कि मुस्लिम हूँ तो इसलिए तो और ज़्यादा हज़म नहीं होती, और तीसरी बात है कि हमारे इंडियन जो महिलाएँ हैं, उन महिलाएँ महिलाएँ ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो महिलाओं को बड़ी मतलब जेलस है कि भैया क्रिकेटर की बीवी क्यों है? एक मिडिल क्लास की फैमिली होकर क्यों इस तरीके का लाइफ लीड करेगी? क्यों इतना फ्रीडम लाइफ है इनका? इसका हस्बैंड छोड़ दिया तो हमेशा रोती रहो, बीमार पड़ो, हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाओ, तुम्हारे कीड़े पड़े, तुम तो मर जाओ। सबसे पहले क्रिकेटर से तुम खुशकिस्मत क्यों थी कि तुम्हारी क्रिकेटर से शादी हुई? तो ये सोच जो है हमारे सोसाइटी की, ये सोच जो है टारगेट करती है। हुँ। अब सेकेंडली कि हमने बोला कि अच्छा कमाएगा तो हमारा भविष्य सिक्योर होगा। तो शमी अहमद का पापा अच्छा कमाया अगर कभी, या फिर कमाता, तो उसकी माँ का भविष्य सिक्योर नहीं होता। बिल्कुल होता। होता। हाँ, जब शमी अहमद का जो बड़ा भाई है, उसने तो ज़िंदगी में कुछ कमाया ही नहीं, नल्ला। नल्ला तो अभी अपनी बीवी और साली को सप्लाई करके अपने भाई के पास, अभी जो है वो भाई की दौलत का मज़ा ले रहा है। नहीं तो उसने भी तो अपनी भाभी ने कमाया तो भाभी की अच्छी कमाई के मज़े उसके भाई ने लिया ना। कोई भी कमाए, बीवी कमाए, हस्बैंड कमाए, हुँ। जो अच्छा कमाएगा, कमाने के अंदर में जो अच्छा कमाएगा, उसकी
भविष्य सिक्योर होगी। तो हसीब अहमद की बीवी की कमाई पे हसीब अहमद का भविष्य सिक्योर रह रहा था ना, उसी वजह से तो शमी अहमद ने प्रोफेशन मेरा छुटाया था, मेरा करियर शमी अहमद ने बर्बाद किया था। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है? शमी अहमद के ऊपर जाती है। और वैसे भी हमारा इंडियन समाज में कितने परसेंटेज महिलाएं कमाती है, और कितना सिक्योर है हमारा इंडिया महिलाओं के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर भी हम मानते हैं कि जो हायर एजुकेटेड महिलाएं होती हैं, जो बहुत अच्छे हिंदी बोलती हैं, बहुत अच्छा बांग्ला बोलती हैं, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी लॉयर हैं, तो उनके लिए तो फिर भी ठीक है। मैं हायर एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं मैं पहले भी प्रताड़ित हुई थी, फिर मैंने बहुत जिद्दोजहद से अल्लाह के भरोसे में अपनी जिंदगी मैंने शुरू करी, तो शमी अहमद से मेरा पाला पड़ गया। बेशक अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि शमी अहमद क्रिकेटर बने, फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए, फेमस हुए, ठीक है। लेकिन इसका बैकग्राउंड कल्चर तो वही लोअर क्लास वाली, वही नीच मेंटालिटी, यही चीजें रह गई। इसी वजह से मुझे और मेरी बेटी को इतना सफर करना पड़ा, इतना स्ट्रगल करना पड़ा, जिद्दोजहद की जिंदगी जीनी पड़ी, इतना लीगल बैटल में हमें इन्वॉल्व होना पड़ा। हमारी जिंदगी में क्या क्या नहीं खो दिया हमने, इतने साल खो दिए, बहुत कुछ हमारा बर्बाद हुआ। अब रही बात दुनिया दुनिया वालों की, दुनिया वालों को क्या है? दुनिया वालों को सबसे जलन है, आपसे भी जलन है। आपको लगता होगा कि आपसे जलन नहीं है, सिर्फ हसीन से जलन है, नहीं, आपसे भी जलन है। आप अपने आसपास में आप देखेंगे तो कोई भी अगर अच्छा खाता पीता है और कोई भी अगर अच्छा जिंदगी जीता है तो सबको ही परेशानी है। अगर शमी अहमद अच्छा कमाता है, शमी अहमद अगर मुझे मंथली 4 लाख रुपए देता है, तो शमी अहमद के लिए ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। शमी नहीं। अहमद तो इससे भी ज्यादा सैलरी नौकरों को देता है। लेकिन फट किसकी रही है? सब नल्ले, कुकर्मी, बदनसीब इन लोगों की फट रही है। तो फटे, मुझे क्या। और मैं आज भी कह रही हूँ, मैं तो आज भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि शमी अहमद बहुत कमाए और हमारी भविष्य सिक्योर सिक्योर हो। जो मोहब्बत से शमी अहमद सिक्योर कर सकता था और इज्जत के साथ सिक्योर कर सकता था, उसने नहीं किया, इस चीज को डिनाई किया। तो कोर्ट सिक्योर करवाएगी। हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, आइन है, कानून है, सिक्योरिटी है, पुलिस प्रोटेक्शन है। जब एक इंसान, एक शौहर मतलब क्या होता है? एक औरत की इज्जत का रखवाला होता है, जिंदगी का रखवाला होता है, हर तरीके का सिक्योरिटी देने वाला हस्बैंड होता है हमारे भारतीय कल्चर के हिसाब से। बिल्कुल। तो जब वो क्रिमिनल हो गया, वो कैरेक्टरलेस हो गया, वो जब नीच मानसिकता का हो गया, तो हमें क्या करना होगा? हम रास्ते में कटोरी लेके भीख मांगेंगे क्या? जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, वो आया था हमारा लीगल फाइट में हमारे साथ खड़े होने के लिए, या मोरल सपोर्ट भी दिया हमें, या हमारे लॉयर्स के फीस दे दिया, या जो हमें प्रॉपर्टी बेचकर हमें अपनी जिंदगी चलानी पड़ी, हमें हमारी ज्वेलरी बेचकर जिंदगी चलानी पड़ी, हमें लोन लेकर अपनी जिंदगी चलानी पड़ी। तो इन ये लोग आए थे ये सब में पार्टिसिपेट हमें करने के लिए कि हाँ हम भी पार्टिसिपेट करेंगे तुम्हारे दुख में, तुम लोन मत लो, हम तुमको पैसे देते हैं, हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं। जब अकेले धूप में, बरसात में, सर्दी में हम अपने बच्चे को छोड़ के हम कोर्ट में जाते थे, घंटों खड़े होते थे कोर्ट में कि हमें इस आसरे में कि हमें कोर्ट से जस्टिस मिलेगा, तो मेरे बच्चे के देखभाल के लिए बच्चे के साथ ही रह जाते। तो इन लोगों को कौन सा हक बनता है कि ये लोग मेरे ऊपर, मेरे ऑर्डर के ऊपर, या मेरे हस्बैंड हमारे फ्यूचर सिक्योर ना करे, इस बात पे कमेंट करने का कौन सा राइट है इन लोगों का? ये लोग मानसिक रोगी हैं, ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग रेपिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं, और इन लोगों को मैंने ना कल भाव दिया था ना मैं आज भाव देती हूँ। लेकिन देखो, क्रिटिसाइज़ करते हैं तो कुछ आपके सपोर्ट में भी है, और उन सपोर्टर्स का सवाल ये है, क्या बिग बॉस में हसीन जहाँ जाने वाली है? पता है मुझे ना, लड़ाई झगड़े और ऑफ़र आया आपके किसी पास भी, अभी तक कभी? वो तो 2018 से ही वो लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक तो सबसे पहले बेबो बहुत छोटी थी, एक वो बात थी, दूसरी बात थी कि मुझे फुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकमात्र फोकस जो है मुझे अपने केस पे करना था, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल हुँ। था। और मैं किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाह रही थी अपने ट्रैक से। अब भी वो बड़ी हो गई है
और जब एक दिन एक एक टाइम ऐसा था, मैंने एक ये कोई भी एक साल में जो हमने बिग बॉस में जाने के लिए हमने एक फाइनल मीटिंग भी किया था, ऑनलाइन मीटिंग। तो उसमें मुझे पूछा गया कि आपको तो पता है कि बिग बॉस में बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट होते हैं, बहुत सारी मतलब लड़ाइयाँ, झगड़े लड़ाइयाँ। ये सब होते हैं, तो आप अपने बारे में बताइए। मैंने कहा कि मैं लड़ाई-झगड़ा पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। मुझे लड़ाई-झगड़े से मुझे बहुत मतलब मतलब बंगाली में बोला বিরক্ত লাগে আমার ভালো লাগে না। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ और कोई अगर मैं देख रही हूँ कि कोई जानबूझ के मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसे हाथ जोड़ के मैं 10 हाथ दूर चली जाती हूँ। तो बोले फिर कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, कैसे क्या होगा? मैंने कहा कि हाँ, ऐसे ही होगा, देखा जाएगा कैसे क्या होगा। तो फिर इस तरीके की चीज़ें रही। इस साल भी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता। इन फ्यूचर में जाने का है मतलब बिल्कुल डिनाय है या अभी है कि जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती? मन तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्योंकि बहुत मेरी सारे लोग लाइफ फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जाते हैं। मैंने पहले भी बहुत मतलब जो स्टार्स हैं, चाहे टीवी स्टार हो, चाहे मूवी स्टार हो, हमने उनको देखा है कि पैसों के लिए भी गए हैं वो वहाँ पर। हाँ, गए हैं, लेकिन मुझे ना पता नहीं, मुझे नहीं पता अभी मैं क्या करूँगी, लेकिन अभी तक तो मेरा दिल गवारा नहीं करता। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया असींजा जी आपका वो तमाम जो सवाल हमने पूछा उसका बेबाकी से जवाब देने के लिए और उम्मीद है कि जो आप चाहते हैं वो आपको भगवान अल्लाह बहुत जल्दी दे दे और दुःख आपने बहुत देख लिए अब सिर्फ़ खुशी-खुशी आप देखते रहें। थैंक यू, लेकिन आप ये दुआ क कीजिए कि शमी को ना सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि सद्बुद्धि अगर नहीं आया ना, तो इतना बड़ा अल्लाह ताला ने उसे क्रिकेटर बनाया, इतना फ़ेम दिया उसे, इतनी दौलत से नवाज़ा, जबकि दूर-दूर तक ये लोग सोच भी नहीं सकते थे, सोचने की औकात नहीं थी इन लोगों की। अब अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, तो सद्बुद्धि भी दे इसको, ये दुआ कीजिए, आप लोग भी कीजिए, मैं सारे दर्शकों से भी कहती हूँ कि इसके लिए दुआ कीजिए। आप लोग सिर्फ़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वज़ह से मुझे टारगेट करके, मुझे गलत बोल के भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जो सच में गलत आदमी है और उसे आप लोग अगर मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए दुआ कीजिए कि उसकी आखिरत जहन्नुम ना बन जाए और उसकी जो शेष ज़िंदगी होती है, जो आखिरी ज़िंदगी बुढ़ापा जो होता है, वो जहन्नुम ना बन जाए, क्योंकि शमी अहमद का भाई और भाभी जब तक उनसे दौलत लूट रहा है, लपेट रहा है, तब तक तो उसको फुल सर्विस देगा। जितनी घटिया सर्विस देना हो, वो दे भी रहा है और देगा भी। लेकिन सब कुछ लूटने के बाद शमी अहमद रियलाइज़ जब करेगा ना कि मैंने क्या कर लिया, तब उसके पास कुछ करने का नहीं रहेगा और यहाँ तक मैं आपके चैनल में बोल रही हूँ कि शमी अगर अभी तक नहीं सुधरा ना, तो ये हसीब जो है स्लो पॉइज़न देके, जादू टोने करके शमी का दौलत हड़पने के लिए ना शमी को मार डालेगा। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। पापा को मार डाला हसीब ने। मेरे जो फादर इन लॉ हाँ, थे, उसको हसीब ने मार डाला विदाउट ट्रीटमेंट के। मैं तो कोलकाता में रहती थी, शमी अहमद तो खेलने के लिए बाहर जाता था। अब हाँ। लोकल में कौन रहता था? हसीब रहता था, हसीब की बीवी रहती थी। अब शमी का ब्रेन वॉश करना, मुझे उल्टी-पुल्टी बातें करना। अब शमी अहमद के पैसे की मालिक मैं नहीं थी। ना शमी अहमद कहाँ क्या खर्चा कर रहा है, कौन-सी वेश्या बुला रहा है, किसे क्या दे रहा है, कोई मतलब मेरे पास नॉलेज ही नहीं। अब रहेगा भी कैसे? आपका बैंक अकाउंट है, कहाँ से क्या क्रेडिट डेबिट हो रहा है, आप जानते हैं। मैं घर पे रह के बच्चा परवरिश कर रही हूँ, मैं तो नहीं जानती। लेकिन शमी अहमद ने अपने आप के बचाव के लिए और मुझे दुनिया के सामने विलेन बनाने के लिए मुझे कहा कि पापा की ट्रीटमेंट के लिए मैं नहीं, क पैसे देने के लिए मैं मना करती। मैं कोलकाता में बैठी हूँ, तुम विदेश में रह के अगर पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसे हसीब के अकाउंट में डलवाओगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो अगर मैंने ऐसा किया भी है तो, है ना? और कोई बाप अगर चाहेगा कि मैं कोई बेटा अगर चाहेगा कि मैं अपने बाप का खिदमत करूँगा, उसे अच्छी ट्रीटमेंट दूँगा, तो कैसे मैं रोक लेती? और सबसे बड़ी बात है, मेरी छोटी बहन की शादी हो रही थी, तब पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैं अपनी छोटी बहन की शादी को छोड़कर मैं भागी थी फोर्टीज़ में दिल्ली में पापा को देखने के लिए और मैं सारा मामला को समझ गई कि हसीब कर रहा है, पापा को मारना चाहता है कि पापा का अगर इंतकाल हो गया, तो हसीब जो है
मतलब गार्जियन के हिसाब से, बड़ा भाई के हिसाब से समी के ऊपर ग्रिप करेगा, और ऑलरेडी उसकी बीवी को इन्वॉल्व करके मेरे हस्बैंड के साथ मतलब बहुत सारा ग्रिप कर भी लिया था। लेकिन कहे पापा हसीब के खिलाफ रहते थे हमेशा और मुझे डांटा करते, बेवकूफ लड़की, बंगाल में रहती हो, पढ़ी लिखी हो, एक गंवारन जो है तुम्हारे शौहर को उंगली में नचा लिया, फंसा लिया, और तुम जो है बेवकूफ लड़की, तुम क्या कर रही हो। मुझे कुछ करना ही नहीं था। मैंने तो लव, मेरे से समी के साथ तो मोहब्बत वाला रिश्ता पहले हुआ, हम लोगों में अफेयर शुरू हुई, तब हम लोगों ने हुँ, शादी करी। तो वो एक यकीन, वो जो एक यकीन का जो डोर है, उसे मैं क्रॉस करके मैं क्यों इन सब बातों पे मैं पढ़ूंगा। जिसकी प्रॉब्लम है वो लोग समझिए। मैंने जिससे शादी करी है, मेरी और मेरी बच्ची की ड्यूटी उसके ऊपर है, वो कैसे क्या करेगा वो समझेगा। तो मैं कभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं हुई। लेकिन जब 40s में पापा की हालत मैंने खूब खराब देखा, तो मैंने चाहा कि पापा को मैं कोलकाता लेके आऊँ। तो हसीब ने प्लानिंग वाइज़ मुझे क्या किया, दिल्ली से फिर मुझे को यहाँ बंगाल भेज दिया मेरी मेरी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। क्योंकि पापा का जो एक वाल्व का ऑपरेशन होना था, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि अगर ऑपरेशन नहीं करते हैं, उनको हार्ट अटैक आता था, अगर ऑपरेशन नहीं करते हैं तो हार्ट अटैक आएगा, तबीयत खराब होगी, लेकिन वो जिंदा रहेंगे। और अगर वाल्व का ऑपरेशन हमने कर दिया और उसके बाद अगर हार्ट अटैक आया, तो फिर वो नहीं बचेंगे। और ये बात मुझे नहीं बताई गई और मुझे भेज दिया गया। तो मैं शादी में आ गई। आने के बाद फिर हम कोलकाता वापस आए, क्योंकि कोलकाता से 230 किलोमीटर की दूरी में मेरा पैटर्नल टाउन है। हुँ। आने के कुछ दिन बाद जो है सुना कि पापा का इंतकाल हो गया। फिर तो हम वहां पे गए, फिर हमने डिटेल्स का पता किया कि क्या हुआ। तो हसीब ने पापा का ऑपरेशन करवा दिया कि अब हार्ट डॉक्टर के अटैक मना आए। करने के बावजूद। डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं किया था ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला कि अगर ऑपरेशन हुआ और उसके ऑपरेशन होने के बाद अगर हार्ट अटैक आई, तो फिर ये नहीं बचेंगे, अच्छा, और अगर ऑपरेशन नहीं करके अगर हार्ट अटैक आया, तो फिर बचने के चांसेस हैं। अच्छा, अच्छा। तो फिर ये चीजें रही। और शमी अहमद इतना मतलब इन्वॉल्व हो गया था शमी हसीब अहमद की बीवी के साथ, उनकी सालियों के साथ, कि मेरी हर बात उसको जहर लग रही थी। जिस तरीके से हसीब उसको चला रहा था, उस तरीके से वो चल रहा था। फिर उसके दिमाग में ये भी डाला गया कि रामपुर के नवाबों में दौलत थी तो बहुत सारी महिलाओं को यूज करता था। जिसके पास दौलत देते हैं अल्लाह ताला उसको जो है जन्नती बना देते हैं, उसके कोई गुनाह नहीं होता। हाँ, अब तो तू गुनहगार नहीं है, तू कुछ भी करेगा तेरा सारा गुनाह माफ है, तू तो औरतों का मजे ले, तू सबका मजे ले, दौलतमंदों का कोई ऐब नहीं होता। ये सब चीजें सिखा रहा था उसे, इस बंगालन को भगा दे, और तुझे फिर कटरीना कैफ जैसी औरतें मिलेंगी, तू क्यों ऐसे में रहेगा, विराट को ना देख रिया तू, और भी कौन, हरभजन सिंह, गीता बसरा वगैरह से शादी की थी तो उसे ना देख रिया, उसे ना देख रिया, तू इसके साथ क्यों रह रिया। ये सब दिमाग में उसका घुसाया कि जो तुम्हें एक गंदगी करना है वो तो तुम मेरे घर में कर ही रहे हो, और ऊपर से तुम जो है एक फेमस बीवी भी लेके आओ, पैसे हुँ, वाली, फेमस, सब हो जाएगा। तो और शमी अहमद का अगर कैरेक्टर खराब नहीं होता, गंदी जहनियत का आदमी अगर वो नहीं होता, ग्रीडी अगर नहीं होता, तो ये बातें उस पर असर नहीं नहीं करती। करती। लेकिन ये बातें जब एक इंसान को अगर एक इंसान का कैरेक्टर में चोरी हो ना, तो उसकी चोरी की बातें करिए, उसी में इंटरेस्ट रहेगा। तो हसीब जानता था कि दोनों के जिसमें एक ही खून दौड़ रहा है, तो हम कैरेक्टरलेस तो ये भी कैरेक्टरलेस, तो हम जो फूकेंगे ये उसी को एक्सेप्ट करेगा। और इसने किया। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि जिस दिन बेबो की डिलीवरी हुई, जिस दिन बेबो पैदा